आप ज्योति ने मुझे बताया कि हमारे नए पाठ का नाम है साक्षात्कार। ठीक है, ठीक है, आपने देखा होगा ये पाठ है हमारा साक्षात्कार। लेकिन आपको मैं बता दूं, स्क्रीन छोटा दिखाई दे रहा होगा ना, लेकिन इसमें से कुछ पढ़ना नहीं है तो मैं इसको जूम नहीं कर रही हूँ। ठीक है, पाठ का नाम है साक्षात्कार, लेकिन आप जैसे जानते हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन में ये पाठ सरकार द्वारा इसे कम कर दिया गया है, तो इस पाठ को हमें नहीं पढ़ना है। लेकिन ये पाठ इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि इसे हम छोड़ नहीं सकते। इसमें से जो कुछ सीखना है वो सीखना ही है। ठीक है, तो इसीलिए इस पाठ से मैं आपको एक एक्टिविटी देने वाली हूँ। वो एक्टिविटी हम करेंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि ये जो जहाँ मेरा कर्सर है, ये जो पाठ का नाम भी है, इसका मतलब आप में से कोई मुझे बता पाएगा? कोई भी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस टीचर। यस टीचर। ओके, हाँ। यस टीचर। थैंक यू। मेरा प्रश्न है कि ये जो पाठ का नाम है साक्षात्कार, इसका अर्थ आप में से कोई बता पाएगा मुझे? आपने अभी तक ये शब्द कभी सुना है? इसका अर्थ आप लोग बता पाएंगे? कोशिश नो कीजिए। टीचर। नो, कोई नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पाठ के एंड तक आपको मुझे बताना, ठीक है? तो बच्चों, मैं आपको परिचय कराती हूँ आज जिन गेस्ट को मैंने बुलाया है। ठीक है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मैं सीधे सीधे उन्हीं से बात करती हूँ। तो आप सबके सामने हैं। हेलो मैम। हेलो, एवरीवन। हेलो। बच्चों, आप लोग चाहें तो 1 मिनट के लिए अपना वीडियो ऑन कर दें, तो जो हमारे गेस्ट हैं ना वो भी आपको देख पाएंगे, तो उन्हें भी अच्छा फील होगा। क्योंकि बिल्कुल एक डिवाइस से बात करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो गुड अनुराग मॉर्निंग जी, टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो सर। अनुराग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो मेरे सभी बच्चों की तरफ से अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस क्लास में। और बच्चों, थैंक यू। इस हम अनुराग जी से मैं बात करूंगी और उसके बाद हम आएंगे जो मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ उस पर। तो आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, जिससे स्क्रीन पर केवल अनुराग जी और मैं रहें। और फिर जब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं आपको इनवाइट करूंगी, आप मुझे व्हाट्सएप पे और चैट बॉक्स पे क्वेश्चन लिख सकते हैं। यदि आपका क्वेश्चन होगा तो मैं उनसे पूछ लूंगी। ठीक है, तो बच्चों, मैं अनुराग जी के बारे में आपको परिचय देती हूँ। आप देख ही रहे हैं, आप एक यंग राइटर के रूप में मैं इन्हें देखती हूँ, और केवल एक यंग राइटर नहीं, एक लेखक नहीं। ठीक है, मैं बहुत अनुराग जी की पुस्तक है, ये है, जिसका नाम है अभिप्सा, और मैं यही दिखाने वाली थी आप लोगों को, अभिप्सा। ठीक है, लेकिन और इसके साथ ही मैंने और भी कुछ किताबें हैं मेरे पास, जिनके राइटर्स से मैं आपको रूबरू करवाना चाहती थी, जिनसे आप प्रश्न पूछ सके, जिनसे आप बातें कर सके। हाँ, तो एक है लोक कथाकारों के रंग कलाकारों के संग, जिनको महाराष्ट्र साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिल चुका है। ये पुस्तक है जागती आंखों का सपना, जिनकी लेखिका हमारे ही स्वामी विवेकानंद कनिष्ठ महाविद्यालय की एक पूर्व प्रधानाध्यापिका रही हैं। और ये सभी आप लोगों से मिलने के लिए बड़ी उत्सुक रहेंगी, जैसे आज अनुराग शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मैं एक बार फिर से अनुराग शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे स्वामी विवेकानंद विद्यालय की तरफ से, कि आपने मेरे थैंक यू। रिक्वेस्ट पे आप हम तक जुड़े और हमारे बच्चों को आप कुछ संदेश देंगे। तो बच्चों, जैसे कि मैंने कहा कि अनुराग जी को आप देख रहे हैं और आप अनुमान लगा सकते हैं उनकी उम्र का। और इसीलिए मैंने उनको कहा, क्योंकि उनकी किताब जब मेरे पास आई तो मेरे सबसे मन में सबसे पहला उनके लिए जो उपाधि का शब्द आया, वो आया एक युवा लेखक, एक युवा कवि के रूप में। तो अनुराग जी की ये पहली पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है और दूसरी पुस्तक जल्दी ही आने वाली है।
और ये प्रकाशन की तरफ से जो ब्लू रोज प्रकाशन है उनकी तरफ से जो वीडियो था जो मैं अभी थोड़ी देर पहले प्ले करने जा रही थी। अब मैंने आपको परिचय दिया एक युवा कवि, एक युवा लेखक के रूप में अनुराग जी का, लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये लेखक और कवि के रूप में जो इनका कार्य आप देख रहे हैं, ये इनका एक शौक मात्र है। ये पेशे से इंजीनियर है और देश विदेश की बहुत यात्राएं कर चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ अनुराग जी अपने कार्य के विषय में आप हमारे बच्चों को अपने ही वाणी से जरा परिचय कराएं अपने काम के प्रति। श्योर। सो हेलो एवरीवन, जैसे कि सुमन मैम ने बताया, मेरा नाम अनुराग है और वो मुझे युवा लेखक कह के संबोधित कर रही हैं। लेखक तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखते हैं, लेकिन जैसे कि उन्होंने बताया, पेशे से मैं लेखक नहीं हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ। 2010 में पास आउट किया है मैंने बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। एंड उसके बाद कुछ सालों तक मैं एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा था, और अभी मैं यूएक्स डिजाइनर हूँ। तो एक संक्षेप में बता देता हूँ कि यूएक्स डिजाइनर करता क्या है। जैसे आप आपने कभी टीवी वगैरह में, मूवीज में, या अगर आपने कभी गए होंगे तो आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि डॉक्टर्स और जो नर्सेज होती हैं अपने हॉस्पिटल्स में, वो लोग एक कंप्यूटर पे जो कुछ भी यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, वो हम लोग डिजाइन करते हैं। तो हम लोग वो सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं और फिर वो लोग वहाँ पे यूज करते हैं। तो हमारा जो काम है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है हेल्थ केयर को और लोगों के हेल्थ को। तो दैट इज व्हाट आई डू। तो ये मेरा मेन काम है जो मैं करता हूँ। और ये जो लेखन का काम है, ये कविता जो है, ये लास्ट ईयर नवंबर में मैंने प्रकाशित की थी। ये मेरी पहली हिंदी की काव्य संग्रह है, आप बोल सकते हैं हिंदी में। मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें, आपको जरूर अच्छा लगेगा। ओके, तो अनुराग जी, जैसे मैं आपके बारे में और नेट पे सर्च करने जा रही थी, ये किताब हम्म इस किताब का नाम और ब्लू रोज प्रकाशन का जैसे ही नाम डाला मैंने, तो सबसे ऊपर आपका हम्म नाम, ब्लू रोज प्रकाशन और अनुराग शर्मा डाला तो सबसे ऊपर आपका नाम आ गया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन अभी उससे संबंधित नहीं, क्योंकि हमारे पास समय की बहुत कमी, इसी पीरियड में मैं आप करना चाहती हूँ आपसे संवाद। हम्म मेरा प्रश्न ये है कि आपने अभी हिंदी शब्द का इस्तेमाल किया कि हिंदी में मेरी पहली, हम्म तो उससे एक नया प्रश्न हम्म मेरे मस्तिष्क में कौन गया कि जैसे हमारे ये बच्चे हैं अधिकतर हम्म हिंदी माध्यम के हैं और उसमें से कुछ बच्चे सेमी इंग्लिश मीडियम के हैं। तो हम्म आपने एक कवि के रूप में आपका ये काम मुझे दिखाई दे रहा है, और जैसा कि आप जो काम हम्म कर रहे हैं उसमें हिंदी का बहुत कुछ काम हम्म नहीं होगा। और तो मेरा सवाल हम्म ये है कि एक अब की जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें मातृभाषा में शिक्षा को सरकार ने महत्व दिया है, और हमारे बच्चे भी हिंदी माध्यम के स्कूल में पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चों को सेमी इंग्लिश में पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन जो मैंने हम्म देखा है कि कई बार ना बच्चों के मन में ये आ जाता है, ये न्यून भावना आती है कि हम अंग्रेजी माध्यम से नहीं पढ़े हैं तो हमारे सफलता में कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ जाएगी। तो हम्म मैंने जब आपके बारे में थोड़ा सा सर्च किया, खोजने की हम्म कोशिश की, तो मुझे ये समझ में आया कि आपकी भी स्कूली शिक्षा जो है वो मातृभाषा में अपनी हिंदी हिंदी में हुई है। हिंदी में हुई है, हाँ। लेकिन आप इतने एक सफल व्यक्ति के तौर पर, एक अपने करियर में और एक सफल व्यक्ति के तौर पर मैं आपको देखती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये साझा करें हमारे बच्चों से कि क्या कभी आपको ये भाषा संबंधी कोई अड़चन आपको आई क्या? और मेरा पहला सवाल कि भाषा संबंधी आपको अड़चन आई क्या, क्योंकि आपकी प्राथमिक शिक्षा हिंदी में हुई है। और दूसरी बात कि आप मातृभाषा में के माध्यम से शिक्षा के बारे में क्या राय रखते हैं? क्योंकि मेरे पास समय की कमी है तो मैं जल्दी जल्दी दोनों क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए, तो आप ठीक है। सो 10वीं के बाद जब मैं डिप्लोमा में गया, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ऐसा हुआ कि वहाँ पे 10वीं तक तो मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, तो सब कुछ हिंदी में था। सिर्फ एक सब्जेक्ट था इंग्लिश का। और जैसे ही 10वीं के बाहर निकले तो सारी चीजें इंग्लिश में हो गई। ठीक है, और वो भी सारी की सारी
चीजें टेक्निकल, लाइक कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर के बारे में कोर्स था, तो सारे के सारे कंप्यूटर की चीजें जो थी वो इंग्लिश में हो गई, तो डिफिकल्टी तो हुई। और मैं कहूँगा कि मैं तो म्युनिसिपल स्कूल से हूँ, मतलब मैंने अपनी जो पढ़ाई की है वो तो म्युनिसिपल स्कूल से की है, तो वहाँ पे मेरे अभी भी जो दोस्त हैं जो जिनसे मैं मिलता हूँ, अभी भी उनका इंग्लिश पे जो कमांड है वो उतना नहीं हो पाया है। ठीक है, तो अपना ये जो डर है अपने अंदर का कि हिंदी मीडियम से हैं तो आगे कोप अप कर पाएंगे कि नहीं, तो ये कुछ हद तक तो सही है। मैं मतलब ऐसे झूठी दिलासा नहीं दूंगा, लेकिन ये सच है, ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमने जब हमारा ग्रोइंग पीरियड है, राइट, जब हमारे लाइफ का ग्रोइंग पीरियड है, जब हम सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं, तो हमने मातृभाषा में ही पढ़ाई की है, हिंदी में, तो फिर सडनली एक दूसरे लैंग्वेज में स्विच करना बहुत डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट इन द सेंस कि जैसे हिंदी में हर एक शब्द का एक मतलब होता है और आप उसको कहाँ कैसे यूज करना चाहते हैं वो आपको पता है, वैसे इंग्लिश में भी होता है, हर एक वर्ड का एक प्रॉपर मीनिंग है, आप कैसे उसको यूज करेंगे उसका मीनिंग इंपॉर्टेंट है, और जिस सेंटेंस में आपको यूज करते हैं उस हिसाब से उसका मीनिंग भी बदलता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आपको अच्छे तरीके से पता नहीं है, आप उसको नहीं यूज कर पाएंगे। ठीक है, सो अगर प्रॉब्लम है और डर है तो वो डर सही है, वो डर गलत नहीं है, ये मतलब मेरा मानना है। लेकिन एट द सेम टाइम ज्यादा दिक्कत नहीं होती है स्विच करने में, क्योंकि उसके बाद की पढ़ाई सब इंग्लिश में होने वाली है, डिप्लोमा है, फिर डिग्री है, फिर आप लोगों से बात करेंगे तो वो सारी की सारी चीजें इंग्लिश में होती हैं, तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो इंग्लिश ड्रिवन हो जाता है। अब जैसे 10वीं तक तो मैंने हिंदी में पढ़ाई की, बट 10वीं के बाद अब लगभग 17 साल हो गए, तो वो 17 साल में मैंने इंग्लिश में ही किया है, तो सब इंग्लिश एकदम फ्लुएंट हो जाती है, फिर हिंदी बैक सीट ले लेता है, तो ये नेचुरल है, होता है। लेकिन आपका जो दूसरा सवाल है कि मातृभाषा में ही एजुकेशन होना चाहिए कि नहीं, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सोचना चाहिए, मुझे लगता है बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे मेरे पड़ोस में एक 2 साल का बच्चा है, डेढ़ साल का छोटा सा बच्चा है, और उसको जो उसके मम्मी पापा है उसको सिखा रहे हैं कि पापा को डैडा बोलो, डैडा, मम्मी डैडा, राइट। तो मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है, अगर आप महाराष्ट्रियन हैं तो आपको मराठी को घर में ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि आपकी वो मातृभाषा है। अगर मैं हिंदी हूं तो हिंदी में मुझे घर में प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि बचपन से मैंने वही सीखा है अपने मम्मी पापा से और सबसे सीखा है। ठीक है, तो भाषा होती क्यों है? भाषा होती इसलिए है कि आप अपने जो विचार है दूसरों से कम्युनिकेट कर पाए सही तरीके से। ठीक है, तो उसके लेवल्स होंगे, अगर आप घर में हैं तो आप एक लेवल पे कम्युनिकेट करेंगे, आप बात करेंगे, है ना। लेकिन अगर मैं वही बाहर चले जाऊं और मुझे अगर कम्युनिटी में बात करनी है तो मुझे फिर अलग भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे अलग अलग कम्युनिटी से लोग आते हैं। और वैसे ही अगर आप जब आगे बढ़ेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो डेफिनेटली आप इंटरनेशनल लेवल तक जाएंगे, जहां पे कि आप अगर मातृभाषा में बात करेंगे तो वो बंदा समझ नहीं पाएगा। ठीक है, सो एक तो होती है गौरव की बात कि आपने मातृभाषा को कितना इंपॉर्टेंस दिया, तो उसके लिए घर में बहुत जरूरी है, मुझे लगता है कि उस पर बहुत फोकस होना चाहिए, रादर देन कि हम घर में ही बच्चों को इंग्लिश सिखाना शुरू कर दें, क्योंकि दुनिया तो इंग्लिश सिखाई देगी ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल सही। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो आपका इंग्लिश भी उतना ही इम्पोर्टेंस होना चाहिए, तो एक बैलेंस बना के रखना जरूरी है, ऐसा मुझे जी लगता जी है। जी अनुराग जी, मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ, अभी जब हमने हिंदी दिवस मनाया तब भी, कि एक ही भाषा क्यों, दो ही भाषा क्यों, तीन चार भाषा क्यों, हम बहुभाषी बने तो उतना हमारा ज्ञान और उतनी हमारी चीजों पर पकड़ बनती जाएगी। तो मैं आपकी बात को बनती अपने जाएगी। बच्चों तक मुझे लगता है कि सार यदि मैं कहूँ तो बच्चों, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे 7वीं कक्षा के बच्चे देख रहे हैं फिलहाल आपको, हम्म। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो डर है वो बड़ा स्वाभाविक है। डर का हम्म। कहते हैं ना, डर अच्छा भी होता है, तो कभी डर लगे तो वो पॉजिटिव चीज है, और उससे आप आगे बढ़ेंगे उसको लेकर, क्योंकि स्वाभाविक है कि यदि हम अनेक भाषाओं के साथ जब रहते हैं और कहीं किसी में बहुत ज्यादा होंगे किसी में कम, तो वो एक डर स्वाभाविक है। लेकिन जैसे अनुराग शर्मा जी उस डर से बहुत ऊपर चले गए हैं, और कहीं पर भी उन्हें जाए तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई दिक्कत आती है। जब भी आप विदेश यात्रा भी करते हैं तब भी आपको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आती हो, क्योंकि आपकी मातृभाषा में जो पकड़ है उससे आपको आपकी समझ, हर चीज को समझने की एक समझ विकसित हो गई है, जिससे आप सब चीजों को संभाल पाते हैं। तो आगे मैं बढ़ती हूँ एक नए प्रश्न के साथ अनुराग जी, कि सफलता के पीछे
एक मैं आपको, जैसे मैंने कहा, हेलो, आप वीडियो ऑन है आपका? हाँ हाँ, सुन रहा आ, हूँ मैं। मेरे यहाँ आज कुछ नेटवर्क का ये है, तो जब अब फ्री हो गया तो मुझे लगा कहीं इंटरनेट कनेक्शन तो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। ओके, तो एक सफलता के पीछे हमारी मातृभाषा में शिक्षा, हमारी समझ, क्योंकि थोपी हुई कोई भी बात, चाहे वो भाषा के माध्यम से, हम बहुत थोपी हुई कोई चीज हमें काम नहीं आती है, तो मातृभाषा में घर से भी कहीं ना कहीं आपको कुछ मिला होगा, जिससे आप अपने यहाँ, मेरे यहाँ लिख कर आ गया इंटरनेट कनेक्शन बन सके। तो मेरा प्रश्न है आपसे ये कि अपनी सफलता के पीछे अपनी माता जी की भूमिका को आप किस प्रकार से देखते हैं? Interesting question and very difficult to answer. So एक तरीके से अगर आप डायरेक्टली देखेंगे कि क्या कंट्रीब्यूशन है मम्मी का डायरेक्टली, तो आपको लगेगा कि कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन अगर इनडायरेक्टली वे में देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, 100% कंट्रीब्यूशन है। सो मैं एक साइकोलॉजी का कोर्स कर रहा था, बहुत दिन हो गए उससे, लेकिन उस कोर्स में हमें ये सिखाया जा रहा था कि तो उस कोर्स में मुझे ये सिखाया जा रहा था कि जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेकर के 5-6 साल तक उसकी जो रिसेप्टिविटी होती है, वो रिसेप्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। और उस टाइम ड्यूरेशन में वो सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता होगा कि हमें, एवरीबडी नोज कि हर एक इंसान, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ फिनोमेना ऑफ सोसाइटी। लाइक मतलब ये इंग्लिश में कहावत है कि वी आर प्रोडक्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वैसा ही बन जाते हैं। सॉरी अबाउट दिस डिस्टर्बेंस। सो अ ह्यूमन बीइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स सोसाइटी। तो इसका मतलब ये है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जैसा हमारा इन्वायरमेंट होता है, वैसे ही बन जाते हैं। क्योंकि हमारा इन्फ्लुएंस हम पर सबसे ज्यादा होता है, और हम एज अ किड, एज अ बच्चे बहुत ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं। उस टाइम पे हमारा इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा मम्मी का ही होता है। उसके बाद एक बार जब आप 6 साल से आगे बढ़ते हैं, तब सेकेंड जो लेवल है इन्फ्लुएंस होने का, वो आपके टीचर्स का होता है, आपके पेरेंट पापा का नहीं होता। ओके, आपके टीचर्स का होता है 6 साल से 10 साल तक। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होते हैं अपने दोस्तों से, आप जिस फ्रेंड सर्कल में आप रहते हैं, और उसके बाद होता है फिर आपके पापा से। ये एक सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में होती है, जो आपको इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली, अब जैसे आप डॉक्टर हो, तो ऐसा तो बहुत ही रेयर होगा कि आपकी मम्मी भी डॉक्टर है और आपने, मतलब आपकी मम्मी ने आपको है, वो तो बहुत डिफिकल्ट है। बट इनडायरेक्टली आप जिनसे प्रेरित होते हो, जो आपको हेल्प करते हैं छोटी छोटी चीजों में, साइकोलॉजिकल चीजों में, जैसे कि आपको प्रॉब्लम आई तो कैसे ओवरकम करना है, या आपको कॉन्फिडेंस कैसे बनाए रखना है, या हर एक छोटी छोटी सी चीजें जो है, उसमें मम्मी का ही योगदान 100% होता है, और वही आपको मोल्ड करता है धीरे धीरे लाइफ में आगे जाने के लिए। तो वो बहुत ही बेसिक फंक्शनैलिटी है ह्यूमन की, एज ए ह्यूमन बीइंग की। अब जैसे आप लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सुना होगा, तो वो ऐसे ही इतने बड़े योद्धा नहीं बन गए। मतलब उनको मम्मी ने, मतलब मैंने अपने बुक्स में पढ़ा था कि उनकी मम्मी ने उनको बचपन से ही सिर्फ वीर लोगों की ही स्टोरी सुनाया करते थे। तो बचपन से वो उतने इन्फ्लुएंस हुए थे कि नहीं, मुझे अपना स्वराज्य वापस लेना है, मुझे ऐसे लड़ना है, मुझे मुगलों को हराना है, मुझे उनको भगाना है, और मुझे वीर बनना है। तो वो जो इन्फ्लुएंस है, वो मम्मी का सबसे ज्यादा था, इसलिए वो आगे जाके इतने आगे बढ़ पाया। अभी एक बुक है, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बुक है आउटलायर करके, इंग्लिश में बुक है वो। लेकिन इस बुक में वही है कि साइंटिस्ट लोगों ने बहुत ही सिस्टमैटिक वे में रिसर्च किया कि अगर मॉम एंड डैड, जो पेरेंट्स हैं, राइट,
अगर पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया कि अपने बच्चे को क्या बनाना है, और अगर वो बचपन से ही अगर उसी चीज में उनको डाल दे, जैसे चाइना में बहुत होता है, बचपन से ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि बच्चे को किस खेल में डालना है और 1 साल से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। उसका इन्फ्लुएंस मॉम डैड बहुत ज्यादा करते हैं और वो आगे जाके वर्ल्ड चैंपियन होते हैं वो उसमें। तो ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि इन्फ्लुएंस आपका जिस टाइम ड्यूरेशन में ज्यादा है वो मॉम का ही है, इसीलिए वो लोग बहुत एक फाउंडेशन का काम करते हैं। थैंक यू अनुराग जी। मेरा प्रश्न ये इसलिए भी था कि आज हम समानता की बात करते हैं और यूनो द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें एक जेंडर इक्वालिटी की बात बहुत बड़े पैमाने पे की जा रही है और इसकी शुरुआत उसकी समझ बहुत कम उम्र से यदि हो तो आसपास के लोगों में समानता, मतलब किसी भी तरह से विषमता का भाव न आए, बस सोच इस उम्र में यदि डेवलप हो जाए तो मुझे लगता है कि जो हमारा विश्व का सपना है, जो लक्ष्य है भारत की शिक्षा नीति में जो है वो होना चाहिए। और भारत में यही समस्या आ जाती है कि कई बार जो कुछ नहीं करता, जैसे माओ को कहा, मतलब माएँ इतना सब कुछ भूमिका तय करती हैं अपने बच्चों के विकास में, लेकिन कई बार उनके योगदान को नगण्य माना जाता है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आप इतना कुछ देख पाए, कि आपकी सफलता में आप देख पाते हैं कि किस तरह से माता का रोल होता है, भूमिका होती है, और ये बड़ी बात है। तो बच्चों, मैं आप सभी लोगों से, आप जो देख पा रहे हैं, अनुराग जी को सुन पा रहे हैं, अपने भी ये समझ जरूर विकसित होगी कि केवल जो माँ है जो दिखाई दे रही है कि वो बहुत कुछ नहीं कर रही है आपके लिए, लेकिन जाने अनजाने वो आपके लिए बहुत कुछ कर रही है। तो अनुराग जी, मैं आपकी पंक्तियां आपके लिए पढ़ रही हूँ, 2 पंक्तियां आप ही की पुस्तक से, अभिप्सा से, थैंक यू। आपके लिए। एक तारा मांग लूं मैं इस बृहद आकाश से, एक तारा मांग लूं मैं इस बृहद आकाश से, कितने सुंदर कितने झिलमिल चांदनी इस रात से। एक तारा मांग लूं मैं इस बृहद आकाश से, जैसे कोई जान भर दे रूह में स्पर्श से, मन चला यौवन में मांगू इस हवा झंझोर से। तो आप हवाओं से, और भी कुछ छोड़ दी पंक्तियां मुझे लगता है, मैं आपको समर्पित कर रही थी ये पंक्तियां कि एक तारा क्यों, आप हजारों लाखों तारे आपकी झोली में गिरे, सफलता की थैंक यू। थैंक अनेकों यू। तारे आपके झोली में गिरे। और इस आप ही की पंक्तियों के साथ मैं आपको धन्यवाद दूंगी और साथ ही गुजारिश करूंगी कि हमारे बच्चों को भी 1-2 वाक्य में कोई शुभकामना देना चाहेंगे। मैं यही बोलूंगा कि ये जो टाइम है जो हमने 2020 में देखा है, ये बहुत ही वैल्यूएबल टाइम है, क्योंकि हम जब स्कूल में थे तो उस समय हम, मतलब हमने तो पूरा स्कूल में ही बिताया सारा टाइम, हम कभी ऐसे ऑनलाइन आए नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशनिंग हो गई कि लाइफ ऐसे ही होती है, ठीक है, जीवन ऐसा ही होता है। लेकिन आप लोग बहुत ही लकी हो कि आपके टाइम पे कोरोना आया। वैसे देखने में तो अलग लगता है कि कोरोना आया, मतलब बहुत ही दुखद अवस्था है, लेकिन आपको लाइफ ने बहुत ही इजी वे में ये बता दिया कि बहुत कुछ चेंजिंग है, यू शुड एक्सपेक्ट चेंजेस इन लाइफ। और वो कहते हैं ना कि सिर्फ परिवर्तन ही जीवन का नियम है, ऐसा एक हिंदी में मुहावरा है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तो ये आपको लाइफ ने करके बता दिया प्रैक्टिकली कि ये कैसे होता है, ठीक है। अब जैसे आप लोग हमेशा मैम को, सुमन मैम को आप हमेशा सामने देखते थे, ठीक है। अब लकी, और वो अगर आपने कुछ गलती की तो वो आपको मार सकती थी, अब वो मार नहीं सकती, बहुत नहीं दूर नहीं, है, मैं कैमरे मारती, पे है। मैं आपको बता दूं कि न ये मेरा स्वभाव है और न मैं इसको बिल्कुल सही नहीं मानती हूँ, कहीं होता होगा, सही बात लेकिन है। हम बिल्कुल हाँ, भी इस तरह का पनिशमेंट, क्योंकि ये गलत है और हर तरह से गलत गलत है, है गुस्सा। सही तो बात है। हाँ, सो कहने हाँ, का मतलब तो कि तेज जो आवाज हो लाइफ, सकती है। हाँ, तो लाइफ का मतलब जो जो चेंजेस है आपने देखा है कि कल आप क्लास में बैठे हुए थे और मैम आपको पढ़ा रही थी, आप सुन रहे थे, लेकिन आज आप सडनली देख रहे हैं कि सब कुछ ऑनलाइन है, आप घर में है, बाहर नहीं निकल सकते। तो लाइफ इतने जल्दी से चेंज हो सकती है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज है, ये आप हमेशा लाइफ लॉग रखिए, लाइफ को ऐसे ही समझिए कि ये हमेशा चेंज होता रहेगा और आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करके ही चलना है। दिस इज व्हाट मुझे, मतलब मुझे लगता है कि आज के लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ये बताया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू अनुराग जी।
बच्चों, मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ। इसमें मैंने साक्षात्कार लिया, इंटरव्यू लिया अनुराग शर्मा जी का। और हम जब कोई भी इंटरव्यू लेते हैं तो हमें कुछ पूर्व कैसे लेते हैं उसका एक तरीका होता है कि हम जिससे हम प्रभावित हैं। अभी ये मीटिंग हमारी एंड हो जाएगी 1 मिनट में, तो इसको हम अगला कंटिन्यू भी कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम में मैं डाल दूंगी। व्यक्ति का चयन करें जिसे आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं। कुछ पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी, समय निश्चित करना पड़ेगा और हमारे प्रश्न तैयार करने पड़ेंगे। उस साक्षात्कार को पहुंचाने का, लोगों तक पहुंचाने के लिए श्राव्य माध्यम यानी रिकॉर्डिंग हो सकती है, वो रेडियो पे या किसी भी माध्यम पे प्रसारित हो सकता है। वीडियो रिकॉर्डिंग है तो वो जैसे आप टेलीविजन पे देखते हो, आजकल तो यूट्यूब माध्यम है जो हमने ब्लू रोज प्रकाशन दिखाया, या आप या मेरा यूट्यूब चैनल्स है। और उसे जैसे साक्षात्कार पाठ आपके पाठ का था छपा हुआ है, उस इंटरव्यू को हम छापा भी जा सकता है, लिखित रूप में वो आपको मिलता है। तो एक आपको छोटा सा प्रकल्प मैं दे रही हूँ। आप अपने घर परिवार, अपने माता पिता, चाचा मामा, काका काकी, बुआ, किसी के भी बड़े भाई बहन या कोई रिश्तेदार हैं, आप फोन पे अपना ले सकते हैं इंटरव्यू। 5 प्रश्न, मैंने भी 3 से 4 प्रश्न ही पूछे हैं, तो इससे हम शुरुआत करेंगे। और आई होप कि आप अपना असाइनमेंट करके मुझे गूगल क्लासरूम में ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, लिखा हुआ जो भी है वो मुझ तक पहुंचाएंगे। तो अब चूंकि मीटिंग एंड होने का समय आ गया है,